हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग विलियन का दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले विलियन का पार्ट 1 मैं पहले डाल चुका हूं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग विलियन के दूसरे पार्ट में देखेंगे कि जैसे विलियन का एक टाइप यहाँ पर दिया हुआ है समपराशरी विलियन, ठीक है। और इसके कुछ और टाइप्स थे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं कि वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाता है, ठीक है। परासरण दाब टर्म जो था ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि परासरण दाब वो होता है कि वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया के लिए क्या होता हो आवश्यक होता है, वो कहलाता है क्या, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। फिर आता है आपका अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन क्या रहेगा कि जैसे दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष उच्च होता हो अतिपराशरी विलयन कहलाता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे दो विलयन हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक विलयन ए है और एक विलयन बी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो एक ही हो सकता है कि एक विलयन ए हो जाएगा आपका, एक विलयन बी हो जाएगा, ठीक है। अब विलयन ए जो रहेगा इसमें क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए एक की सांद्रता जो है उच्च है और एक की सांद्रता क्या हो जाएगी, निम्न रहेगी, ठीक है। तो जब इसमें क्या बताया गया आपका कि कह रहा है क्या कि वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या होता हो उच्च होता है, यानी इन्हीं दो में से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। एक ए है एक बी है, तो एक का क्या हो जाएगा दूसरे से ज्यादा होगा, चाहे बी का ज्यादा हो जाए ए से या ए का ज्यादा हो जाए बी से, ठीक। तो उनको बोल दिया जाएगा क्या हम लोग अतिपराशरी विलयन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा आपका दूसरा कह रहा है अल्पराशरी विलयन। इसमें भी सेम वही चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा जैसे अभी वहां पर हो रहा था क्या कि ए का अगर उच्च हो जाएगा दूसरे बी की तुलना में तो वो अतिपराशरी में चला जाएगा। लेकिन जब जो निम्न हो रहा है, जैसे वहाँ बी अगर निम्न हो गया था विलयन में तो उसकी अगर सांद्रता कम हो रही थी तो उसको बोल दिया जाए क्या हम लोग अल्पपराशरी विलयन बोल देंगे। नाम से ही जैसे आप देख रहे होंगे स्पष्ट हो जाएगा क्या कि अल्प दिया हुआ है, इसका मतलब ही क्या है कि वहां पर कम हो जाएगा परासरण दाब। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर आ रहा है कि आपका कह रहा है राउल्ट का नियम क्या होता है, ठीक। ये वही राउल्ट का नियम है जो मैंने आपको उसमें बताया था आपके कि आदर्श विलयन के टाइप में, आदर्श विलयन की जब परिभाषा बताए थे तो उसमें बताया था कि वह विलयन जो क्या करता था कि राउल्ट के नियम का पालन करता था वो कहलाता था क्या आदर्श विलयन, और जो नहीं करता था पालन उसका वो कहलाता था अनादर्श विलयन। तो अब राउल्ट के नियम है क्या, तो उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म क्या आ गया, जैसे दिया गया अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय वो विलेय हो जाएगा जो क्या होता हो कि आसानी से वाष्पशील ना होता, वोलेटाइल नेचर का ना होता हो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन टर्म क्या हो जाएगा, अवनमन टर्म का मतलब ये रहता है कि जैसे कोई चीज घट रही हो, अगर ये चीज बढ़ रहा होता तो उसकी जो अवनमन आकर क्या बोल देते हैं हम लोग उन्नयन बोल देते हैं। क्लियर है। फिर आ गया एक चीज यहाँ पे क्या कि जो अवनमन हो रहा है तो क्या उस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज वर्ड यहाँ पे आ गया, तो मोल प्रभाज आपको पता होगा कि मोल प्रभाज क्या होता है कि जैसे कोई विलयन होगा उसका जो विलेय की मात्रा होगी वो और उसके अनुपात में विलेय प्लस विलायक की मात्रा हम लोग कर देते हैं, ठीक। अब जैसे आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो मैंने विलयन जब बताया था तो कहा था कि विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या आपका विलयन बन जाता है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पर है, बस मोल प्रभाव में है क्या चीज के जैसे विलेय की जो मात्रा होगी उसको आप ऊपर रखेंगे, अपॉन में रख देंगे विलेय प्लस विलायक की मात्रा, ठीक है। यानी देखा जाए तो है विलयन की ही मात्रा लेकिन उसको अलग अलग क्यों किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विलेय की मात्रा अगर पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलेय की मात्रा ऊपर रखी जाएगी और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों की मात्रा रखी जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन में आपको विलायक की मात्रा दे दिया, फिर पूछ रहा है क्या कि विलेय की मात्रा बताइए, तो आप जब इस तरह से फॉर्मूले को फ्रेम करेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं विलेय की मात्रा को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो भी क्या हो जाएगा उसके मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स में आप राउल्ट के नियम को समझ सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं।
आगे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए हैं, जैसे आपका कह रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, ठीक है, क्वथनांक का अवनमन क्या होता है, हिमांक का उन्नयन क्या होता है, ठीक, हिमांक का अवनमन क्या होता है, गलनांक का उन्नयन क्या होता है, गलनांक का अवनमन क्या होता है, ठीक। तो ये जो उन्नयन वर्ड्स वगैरह दिए गए, उन्नयन अवनमन, अभी मैंने बताया था कि उन्नयन का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको उन्नयन के उसमें रखा जाता है। अवनमन में क्या हो जाएगा, कोई चीज़ घट रही होगी तो उसको अवनमन के उसमें रखा जाएगा, ठीक है। अब उन्नयन का जैसे जो टर्म के साथ में जोड़ा गया उसको समझना पड़ता है। जैसे यहाँ कह दिया मैंने क्या कि क्वथनांक का उन्नयन बताइए, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन में क्या हो जाएगा आपका कि कह सकते हैं कि पहली बात तो क्वथनांक क्या होता है ये समझ आना चाहिए। तो क्वथनांक आपको पता है क्या होता है कि जैसे किसी द्रव को अगर हम लोग क्या करें, गर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर द्रव को जब गर्म कर रहे हैं तो एक ऐसा ताप आता है जिस जिस पर्टिकुलर ताप पर वो द्रव क्या कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं तो जिस ताप पर वो उबलना प्रारंभ कर देता है उसी को उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कह देते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जब ये बढ़ जाता है, ठीक, किसी एक ऐसा तापमान आ जाएगा कि जहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ने लगेगा, यानी क्वथनांक ही बढ़ने लगेगा। तो जब क्वथनांक बढ़ना शुरू हो जाए किसी द्रव का या विलयन का, तो वो कहलाता है क्या, आपका क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्लियर है। दूसरा इसी का क्या हो जाएगा, क्वथनांक का अवनमन क्या है, फिर वही चीज़ रहेगी कि क्वथनांक ही है, लेकिन अब क्वथनांक ऐसा रहेगा कि जैसे कहीं मान लीजिए उसका जो मान है घट रहा है, ठीक है, क्वथनांक का, तो किसी उसका विलयन के क्वथनांक का, तो जब घट रहा होगा तो क्या, जहाँ से वो घटना प्रारंभ करेगा, ठीक है, अपनी जो एक सीमा होगी उसमें घटना जैसे ही प्रारंभ करेगा वो उसको कह दिया जाएगा कि आपका क्वथनांक का अवनमन कह दिया जाएगा, ठीक। फिर आ जाता है गलनांक का उन्नयन क्या होता है। तो गलनांक का उन्नयन समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि गलनांक क्या होता है, ठीक है। तो गलनांक क्या है आपका कि जैसे किसी जैसे वो द्रव में निकला था क्वथनांक, तो ऐसे जो गलनांक होता है आपका किसी पर्टिकुलर ठोस में निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे किसी ठोस को अगर हम लोग गर्म करें, ठीक है, किसी ठोस को अगर गर्म करेंगे तो जिस ताप पर वो ठोस आपका क्या हो जाएगा, गलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, देखिए जिस ताप पर कोई ठोस गलना प्रारंभ हो जाता है उस वही ताप कहलाता है क्या, उस ठोस का गलनांक कहलाता है, ठीक। अब आ जाएगा क्या कि जिस ताप से वो जो उसका गलनांक का जो स्तर है उससे जब वो उठना शुरू हो जाएगा, उसके ताप की जो वैल्यू होगी वो बढ़ने लगेगी, तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या वहाँ पर, कि गलनांक का उन्नयन हो रहा है, ठीक। क्लियर है। अच्छा, फिर इसी में क्या हो जाएगा, अगर यही मान उसके गलनांक का क्या हो जाए, घटने लगे यानी कम होने लगे, अगर मान कम होने लगेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, गलनांक का अवनमन बोल देते हैं। क्लियर है। चलिए, फिर आ जाता है क्या आपका हिमांक का उन्नयन कह रहा है, हिमांक का उन्नयन है या हिमांक का अवनमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हिमांक पहले बात हमको समझना चाहिए। तो हिमांक क्या होता है आपका कि जब कोई जो द्रव है वो किसी पर्टिकुलर ताप पर जाकर के जमना प्रारंभ हो जाए, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे कि जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर जाकर के जमना प्रारंभ हो जाता है तो वही उसका कहलाता है क्या, हिमांक कहलाता है, ठीक। और जिस ताप पर क्या हो जाए इसका जो हिमांक है ये क्या हो जाए, इसकी जो मान है वो बढ़ने लगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हिमांक का उन्नयन बोल देते हैं, ठीक है। और जिस ताप पर इसका ये जो हिमांक है वो क्या हो जाए, घटना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हिमांक का अवनमन कह देते हैं। अच्छा, इसमें एक टाइम ये भी कह सकते हैं कि इसका स्थिरांक भी कुछ ना कुछ होता होगा, जैसे हिमांक का स्थिरांक क्या है, गलनांक का क्या है, ठीक है। तो स्थिरांक वो अंक होता है जैसे जब कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, यानी उन्नयन हो रहा है या अवनमन हो रहा है, तो कोई ऐसा ताप आ जाएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ना तो उसमें उन्नयन होगा और ना ही उसमें अगर वो नीचे चल रहा है यानी अवनमन हो रहा है तो उसमें अवनमन की भी सीमा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ना वो अवनमन भी नहीं कर पाएगा। तो वो ताप कहलाता है क्या आपका, वो जो पर्टिकुलर ताप रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आपका स्थिरांक, ठीक है। क्लियर, यानी स्थिर होने वाला जो ताप रहेगा कि अब उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता ना उससे कम हो सकता, उसको हम लोग स्थिरांक बोल देते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। तो वाष्प दाब समझने पहले तो वाष्प पता होनी चाहिए क्या होती है। तो किसी द्रव को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो द्रव आपको पता होगा सामान्यतः भाप बन करके उड़ता है, ठीक है। तो जो भाप है उसी भाप को हम लोग साधारणतः जान सकते हैं क्या, वाष्प कहते हैं। तो अब वाष्प दाब क्या है तो इसको देख लेते हैं। वाष्प दाब में क्या बता रहा है कि किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प अवस्था द्वारा निश्चित ताप पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, फिर से एक बार देख लेते हैं
किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प अवस्था द्वारा निश्चित ताप पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया उसके बारे में। तो कह रहा है क्या कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय व विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। क्लियर है? क्या हो जाएगा कि जो विलेय होगा, और विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये बता चुके हैं हम आपको कि विलेय जो होता है वो होता है कि जैसे किसी विलयन में जिसकी सांद्रता क्या होती है, वो कम होती है, वो कहलाता है क्या, विलेय कहलाता है। और जिसकी सांद्रता विलयन में अधिक होती हो वो कहलाता है क्या, आपका विलायक कहलाता है। ठीक, तो यहाँ मोल प्रभाज में क्या हो जाएगा, अच्छा मोल प्रभाज कोई मोल अंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो विलेय की मात्रा होगी उसकी संख्या को ऊपर रखेंगे और विलेय की और विलायक दोनों की संख्या को नीचे रख देते हैं। इन दोनों के अनुपात को ही बोल देते हैं क्या, हम लोग मोल प्रभाज कह देते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, विलेय की मोलों की संख्या और अपॉन में क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है हेनरी का नियम क्या है। ठीक है, तो हेनरी का नियम आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, जैसे कोई गैस जो है वो द्रव में घुल रही है, ठीक है, तो जो द्रव में घुलने की जो उसकी क्षमता है वही उसकी क्या हो जाएगी कि गैस के दाब के समानुपाती हो जाएगी। यानी गैस का दाब जो होगा उसका अनुपात और क्या हो जाएगा आपका कि गैस की द्रव में विलेयता का अनुपात, ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसी नियम को हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिस वजह से इसका नाम पड़ा क्या, हेनरी का नियम पड़ गया। क्लियर है? तो विलियन के चैप्टर में जैसे आपको मैंने राउल्ट का नियम बताया, ठीक है, और एक आपको ये आज हेनरी का नियम भी बताया। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसका नियम, उसका आदर्श गैस का नियम। ठीक, आदर्श गैस समीकरण भी उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो कुछ नियम है इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा आज की ये दोनों नियम देख सकते हैं आप। ठीक, तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा विलेन के बारे में जानकारी दी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब